दोस्तों, भारत के नक्शे पर एक ऐसा 22 किलोमीटर का सकरा जमीनी रास्ता है जिस पर अगर किसी भी विदेशी ताकत ने अपनी पकड़ बना ली तो हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट देश के बाकी हिस्सों से पूरी तरह कट जाएगा। चीन सालों से इसी खतरनाक फिराक में बैठा था। बीजिंग की गिद्ध वाली नजरें नेपाल के झापा जिले पर गड़ी थी, क्योंकि ठीक इसी जगह से भारत की ये सबसे नाजुक नस बिल्कुल निशाने पर आ जाती है। ड्रैगन ने अपने खजाने का मुंह खोल करके काठमांडू को अपने पाले में करने का पूरा जाल बिछा लिया था। वो सोच रहे थे कि पैसों के दम पर वो इस इलाके को अपने कंट्रोल में ले लेंगे, लेकिन तभी एंट्री होती है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ में एक बंद कमरे में ऐसी खुफिया और धांसू मीटिंग हुई जिसने रातों रात बीजिंग की सारी हेकड़ी निकाल दी है। कोई शोर शराबा नहीं, कैमरे का कोई फ्लैश नहीं, बस टेबल के आर पार बैठे हुए तीन ऐसे सॉलिड वार किए गए कि ड्रैगन का पूरा प्लान ताश के पत्तों की तरह ढह गया। दोस्तों, आखिर उस बंद कमरे की मीटिंग में डोभाल ने ऐसा कौन सा मास्टर स्ट्रोक चला जिसने चीन की बरसों की मेहनत पर पानी फेर दिया, और कैसे भारत ने बिना कोई हथियार उठाए नेपाल को अपना सबसे पक्का साथी घोषित कर दिया है। दोस्तों, इस पूरे खेल की गहराई को समझने के लिए आपको सिलीगुड़ी कॉरिडोर की लोकेशन को अपने दिमाग में बैठाना होगा। इसे बोलचाल की भाषा में चिकन नेक कहा जाता है। वेस्ट बंगाल का ये वो इलाका है जिसकी चौड़ाई सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर के बीच में है। यही वो इकलौता और सबसे अहम रास्ता है जो असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और सिक्किम जैसे शानदार राज्यों को पूरे देश से जोड़ता है। अब दोस्तों, जरा इसके आसपास का भूगोल देखिए। इसके एक तरफ बांग्लादेश की सीमा लगती है और दूसरी तरफ नेपाल का झापा जिला है। नेपाल की सीमा से इस चिकन नेक की दूरी इतनी कम है कि वहां अगर चाइना की सेना, उनके इंजीनियर्स या उनका कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाए तो भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। चाइना इसी भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाना चाहता था। बीजिंग का डार्क प्लान एकदम साफ था। वो नेपाल में बेहिसाब पैसा लगा करके वहां के रास्तों, पुलों और प्रोजेक्ट्स पर पूरी तरह कब्जा करना चाहता था। दोस्तों, उनका मकसद नेपाल का विकास करना नहीं, बल्कि जब भी मौका मिले भारत की इस नस को दबा करके दबाव बनाना था। चाइना ने इसके लिए बाकायदा ग्राउंड वर्क भी स्टार्ट कर दिया था। चाइना की नीति हमेशा से एक ऐसे ही फॉर्मूले पर काम करती है, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, यानी कि कर्ज का जाल, जिसमें फंस करके सामने वाला देश अपनी संप्रभुता ही गिरवी रखते। जो खेल चाइना ने श्रीलंका के हम्बनटोटा, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर खेला, ठीक वही स्क्रिप्ट नेपाल में दोहराने की तैयारी चल रही थी। चाइना ने हमेशा मेगा प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए नेपाल को बड़े बड़े और सुनहरे सपने दिखाए। उन्होंने ट्रांस हिमालयन रेलवे प्रोजेक्ट का लालच दिया। बीजिंग का तर्क था कि तिब्बत के मुश्किल पहाड़ों को चीर करके नेपाल के अंदर तक अपनी हाई स्पीड ट्रेन लेकर के चला जाए। सुनने में दोस्तों ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असलियत में तिब्बत के उन कठोर पहाड़ों को काट करके रेल लाइन बिछाना बेहद खर्चीला और असंभव टास्क लगता है। इसके पीछे असली मकसद नेपाल की तरक्की नहीं, बल्कि भारतीय सीमा के एकदम करीब अपनी मिलिट्री और रसद पहुंचाने की क्षमता को मजबूत करना था। चाइना को लगा था कि डॉलर की चमक देख करके नेपाल आसानी से उनकी मुट्ठी में आ जाएगा और भारत सिर्फ देखता रह जाएगा। लेकिन दोस्तों, बीजिंग की इन सारी चालों की पल पल की रिपोर्ट दिल्ली पहुंच रही थी। अजीत डोभाल और नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल की जो मीटिंग हुई, वो इसी खतरे को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए बुलाई गई थी। इस मीटिंग में कोई भी गोल मोल बात नहीं हुई, बल्कि सीधे एक्शन पर बात हुई है। भारत ने नेपाल के सामने एक ऐसा 3 स्टेप मॉडल रखा जिसमें नेपाल की इकोनॉमी को रॉकेट जैसी रफ्तार मिलने की गारंटी थी, साथ ही भारत की सुरक्षा भी लोहे की तरह मजबूत हो रही थी। ये 3 अचूक स्टेप्स थे: कनेक्टिविटी, एनर्जी और टूरिज्म। इन तीनों चीजों ने मिलकर के चीन के पूरे गेम प्लान को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। अब दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं स्टेप 1 की, जिसने चाइना के सिल्क रोड वाले सपने को चकनाचूर कर दिया है। यह स्टेप था कनेक्टिविटी का महाजाल बनाना। दोस्तों, भारत ने काठमांडू को एकदम क्लियर कर दिया है कि उन्हें चाइना के महंगे, जानलेवा और मुश्किल प्रोजेक्ट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत ने नेपाल के साथ में रेलवे लाइंस, शानदार एक्सप्रेसवेज और चौड़े हाईवेज का ऐसा नेटवर्क बिछाने का काम
तेज कर दिया है, जो एकदम सीधा और समतल है। नेपाल को ये बात अच्छे से समझ आ गई है कि पहाड़ों को काट करके चाइना से रास्ता बनाना केवल एक धोखा है, जबकि भारत के साथ में उनका रास्ता एकदम नेचुरल और आसान है। दोस्तों, जब नेपाल का इंडस्ट्रियल सामान सीधा भारतीय बंदरगाहों तक ट्रेन और ट्रकों से पहुंचेगा तो उनका इंटरनेशनल ट्रेड चाइना के रास्ते के मुकाबले कई गुना सस्ता हो जाएगा। इस एक फैसले ने चाइना के ट्रांस हिमालयन रेल प्रोजेक्ट का पूरा आकर्षण ही खत्म कर दिया। अब नेपाल को समझ आ चुका है कि भारत की सड़क और रेल कनेक्टिविटी ही उसके लिए सबसे बेस्ट, सस्ती और सुरक्षित है। दोस्तों, कनेक्टिविटी बढ़ने से सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का मूवमेंट बहुत आसान और तेज हो गया है। दोस्तों, जहां पहले खराब रास्तों की वजह से समय ज्यादा लगता था, वहां अब भारतीय मशीनरी मिनटों के अंदर पहुंच सकती है। इससे चाइना का वो सपना टूट गया है जिसमें वो कनेक्टिविटी के जरिए भारत को घेरना चाहता था। अब आते हैं दोस्तों दूसरे और सबसे तगड़े वार पर, जिसने ड्रैगन की सीधे तौर पर कमर तोड़ दी है। यह स्टेप है एनर्जी पार्टनरशिप, यानी कि ऊर्जा के क्षेत्र में साझेदारी। दोस्तों, नेपाल के पास में तेज बहने वाली नदियों का एक विशाल नेटवर्क है, जिससे भारी मात्रा में हाइड्रो पावर यानी कि पानी से साफ बिजली बनाई जा सकती है। चाइना इसी बिजली पर अपनी नजरें गड़ाए बैठा था। चाइना का असली प्लान यह था कि वो नेपाल के हाइड्रो पावर सेक्टर के अंदर अंधाधुंध पैसा लगाए, वहां के बड़े डैम बनाए और पूरी बिजली सप्लाई पर अपना कंट्रोल बना ले। अगर ऐसा होता तो नेपाल की पूरी ऊर्जा सुरक्षा चाइना के हाथ में चली जाती, लेकिन भारत ने यहां एक ऐसी धांसू पॉलिसी लागू की है जिससे दोस्तों सुनकर के बीजिंग के बड़े बड़े अधिकारी सन्नाटे में हैं। भारत की क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रेड पॉलिसी ने बिना कोई शोर किए पूरा गेम पलट दिया है। इस पॉलिसी ने नेपाल के ऊर्जा सेक्टर की पूरी दिशा ही बदल दी है। दोस्तों, भारत की इस क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रेड पॉलिसी के तहत एक बहुत ही सख्त नियम बना दिया गया है। नियम एकदम क्लियर है। भारत के पावर ग्रिड में सिर्फ और सिर्फ वही बिजली आएगी जिसे भारत या नेपाल की कंपनियों ने मिलकर बनाया हो। अगर नेपाल के किसी भी बिजली प्रोजेक्ट में चाइना का एक भी रुपया लगा है या किसी भी चीनी कंपनी का थोड़ा सा भी शेयर है, तो भारत उस प्रोजेक्ट से एक यूनिट बिजली भी नहीं खरीदेगा। अब नेपाल के लिए सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद बिजली खरीदार कौन होगा? तो जाहिर सी बात है भारत। भारत का बाजार इतना बड़ा है कि वो नेपाल की सारी बिजली आसानी से खरीद सकता है। दोस्तों, नेपाल की सरकार को ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया है कि अगर उन्हें अपनी नदियों से पैसा कमाना है और अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना है तो चाइना वाली कंपनियों को अपने प्रोजेक्ट से बाहर का रास्ता दिखाना ही पड़ेगा। और असल ग्राउंड पर हुआ भी यही है। नेपाल ने अपनी एनर्जी सेक्टर से चाइनीज इन्वेस्टर्स को दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके बाहर फेंकना शुरू कर दिया है। अब हालात ये हैं कि नेपाल अपनी बिजली सीधे भारत को बेच करके बम्पर कमाई कर रहा है। चाइना का पावर गेम पूरी तरह से फेल हो चुका है और नेपाल सीधे तौर पर चाइना के कर्ज वाले जाल से बच गया है। अब दोस्तों आता है स्टेप नंबर 3 और वो है टूरिज्म और सांस्कृतिक जुड़ाव वाला, जिसने चाइना के वैचारिक प्रोपेगेंडा को मटियामेट कर दिया है। चाइना पिछले कई सालों से नेपाल में अपनी भाषा मैंड्रिन सिखाने, चीनी संस्कृति थोपने और अपनी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए पानी की तरह पैसा बहा रहा था। वो चाहते थे कि नेपाल के युवाओं के दिमाग में भारत के खिलाफ बातें भरी जाएं, लेकिन भारत ने इसका जवाब किसी आक्रामक प्रोपेगेंडा से नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने रोटी बेटी के रिश्ते और गहरे सांस्कृतिक संबंधों से दिया। भारत ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का वो कार्ड खेला जिसके आगे चाइना की हर चाल बोनी साबित हुई। दोस्तों, भारत और नेपाल ने मिलकर के रामायण सर्किट, बुद्ध सर्किट और शिव शक्ति सर्किट पर बड़े पैमाने पर फोकस करना शुरू कर दिया है। अयोध्या से लेकर के नेपाल के जनकपुर तक, लुम्बिनी से लेकर के बोध गया तक और पशुपतिनाथ से लेकर के काशी तक जब टूरिज्म बढ़ा तो दोनों देशों के करोड़ों लोगों के दिल और गहराई से जुड़ गए हैं। दोस्तों, जब लोग अपनी आस्था और संस्कृति के लिए एक दूसरे के देश में जाते हैं तो रिश्ते कागजों पर नहीं बल्कि दिलों से जुड़े होते हैं। भारत की इस सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक रणनीति के सामने चाइना का सारा वैचारिक एजेंडा पूरी तरह फ्लॉप हो गया। नेपाल के लोगों को पता है कि उनका असली सांस्कृतिक जुड़ाव भारत के साथ में है, ना कि तिब्बत के पठार पर बैठे चाइना के साथ में। दोस्तों, टूरिज्म के सेक्टर में ही भारत ने एक और तगड़ा एक्शन लिया है जिसने चाइना को दिन में तारे दिखा दिए।
चाइना ने नेपाल को भारी भरकम कर्ज देकर के पोखरा और भैरवा में बड़े बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बनाए थे। बीजिंग का प्लान था कि इन शानदार एयरपोर्ट्स के जरिए वो सीधा नेपाल में उतरेगा, दुनिया भर के बौद्ध पर्यटकों को अपनी तरफ खींचेगा और इन एयरपोर्ट्स को बनाने में चाइना ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन भारत ने नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला कि चाइना के सारे प्लान धरे के धरे रह गए। दोस्तों, भारत ने इन चीनियों द्वारा निर्मित एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले बड़े बड़े विमानों को अपने एयर स्पेस यानी कि हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं दी। भूगोल ऐसा है कि नेपाल से उड़ने वाले बड़े जहाजों को मुड़ने के लिए भारत के आसमान की जरूरत पड़ती है। जब भारत ने ही वो परमिशन ब्लॉक कर दी तो नतीजा क्या हुआ? भारत और नेपाल का जो पुराना और सांस्कृतिक एविएशन रूट है वो आज भी जमकर कमाई कर रहा है। दोस्तों, चाइना ने नेपाल को जिस कर्ज में फंसाने के लिए एयरपोर्ट बनाए थे, आज वही एयरपोर्ट चीन की नाकामी का सबसे बड़ा स्मारक बन चुके हैं। जब भारत और नेपाल के बीच टूरिज्म बढ़ता है और खुली सीमा पर लोगों की लीगल आवाजाही बढ़ती है तो सीमा पर चहल पहल कई गुना हो जाती है। दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों का कोऑर्डिनेशन बहुत मजबूत हो जाता है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा और सीधा फायदा यह हुआ कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास में चाइना के जासूसों और उनके स्लीपर सेल्स के लिए कोई भी खुराफात करना लगभग इम्पॉसिबल हो गया है। भारत ने नेपाल की सीमा के पास अपने कैमरा ब्लाइंड स्पॉट्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। दोस्तों, आधुनिक तकनीक और नेपाल के सहयोग से सर्विलांस को इतना ज्यादा टाइट कर दिया गया है कि वहां बिना परमिशन के परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। दोस्तों, भारत की इस प्रोएक्टिव अप्रोच ने चिकन नेक के आसपास एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार कर दिया है जिसे भेदने की हिम्मत अब बीजिंग नहीं कर सकता। आज जमीनी हकीकत पूरी तरह से बदल चुकी है। नेपाल की नई सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर साफ शब्दों में दुनिया को बता दिया है कि भारत ही नंबर 1 पड़ोसी है और सबसे बड़ा साझेदार भी है। दोस्तों, काठमांडू ने अब साफ कर दिया है कि वो अतीत की किसी भी गलतफहमी का बोझ लेकर के भारत के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं करेगा। नेपाल की इकोनॉमी अब पूरी तरह से भारत से होने वाले व्यापार, बिजली की बिक्री और भारतीय पर्यटकों से होने वाले पैसों पर निर्भर हो चुकी है। ये नेपाल के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। आज नेपाल की झोली में कमाई है और चीन के हाथ में कुछ नहीं मिला है। दोस्तों, अजीत डोवल और शिशिर खनाल की उस एक मुलाकात ने दक्षिण एशिया की पूरी जियोपॉलिटिक्स को पलट करके रख दिया है। चाइना जो कल तक नेपाल के रास्ते भारत के चिकन नेक तक पहुंचने के सपने देख रहा था, वो सपने हमेशा हमेशा के लिए दफन हो चुके हैं। भारत ने अपनी रणनीति से ये साबित कर दिया है कि वो बिना किसी आक्रामकता के भी अपने हितों की रक्षा करना जानता है। कनेक्टिविटी और एनर्जी और टूरिज्म का ये 3 स्टेप गेम इतना सटीक है कि चाइना को अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं। जिस स्ट्रिंग ऑफ इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभाव की माला से चाइना भारत को घेरना चाहता था, जिस स्ट्रिंग ऑफ पल्स से वो घेरना चाहता था, भारत ने नेपाल के साथ मिलकर के उस माला को ही तोड़ दिया है। आज चिकन नेक पूरी तरह से सुरक्षित है और चाइना को समझ आ गया है कि भारत की सरहदों की तरफ आंख उठाना कितना भारी पड़ सकता है। तो दोस्तों, क्या भारत और नेपाल की ये दोस्ती ड्रैगन के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी? क्या चाइना अपनी इस करारी हार को चुपचाप बर्दाश्त कर लेगा या फिर वो समंदर के रास्ते कोई नई चाल चलने की फिराक में है? दोस्तों, भारत की अगली कूटनीतिक स्ट्राइक किस पड़ोसी देश में होने वाली है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ बने रहें। नमस्कार।